अब हम पहले से ही जानते हैं कि पुतिन की सेहत खराब हो रही थी, इसीलिए वह चीन गए थे ताकि शी जिनपिंग से पूछ सकें कि क्या वह चीनी काले बाजार से कुछ अंग ले सकते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पुतिन का दिमाग आधिकारिक रूप से काम करना बंद कर चुका है। यह अपमान बहुत सार्वजनिक था। 27 नवंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे एक साधारण सवाल पूछा गया, लेकिन जब वह जवाब दे रहे थे तो वह बस भूल गए कि उन्हें क्या कहना था। देखिए, वह मजाक सुनाकर सवाल और जवाब भूल जाते हैं। और किरिल दिमित्रिएव, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? पश्चिमी देशों में यह अब एक बहुत बड़ा विवाद बन गया है, खासकर कई पश्चिमी मीडिया संस्थानों में। अब विटकोव पर असली हमला हो रहा है। आप क्या सोचते हैं? धन्यवाद। आप जानते हैं, जहां तक इन लीक की बात है, अब जानते हैं ये लीक नकली भी हो सकते हैं, ये सुनी गई बातें भी हो सकती हैं। असल में किसी की बात चुपके से सुनना अपराध है। हमारे मामले में चुपके से सुनना अनुमति नहीं है। आखिरकार उनमें से कुछ, जैसा कि हम मजाक में कहते हैं, आप जानते हैं, वे निगरानी लगाते हैं और चुपके से सुनते हैं। उन्हें अपना काम करने दो, बट आपको झांकना आना चाहिए। अब मैं अपना मतलब समझाऊंगी। मुझे इन वायर टैप्स और लीक का असली मतलब नहीं पता। देखिए, आप समझ रही हैं, हम यहाँ सुबह उठते हैं, सुबह से लेकर रात तक। सारे घटनाक्रम खत्म होने के तुरंत बाद मैं आपके पास आई। किरिल दिमित्रिएव, आपके बाद। मुझे लगता है कि पुतिन यह भूल रहे हैं, जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक साधारण केजीबी एजेंट के रूप में की थी तो उनका पूरा काम पूर्वी जर्मनी में बातचीत पर जासूसी करना था। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कहां हो रही थी, क्योंकि यह हास्यास्पद है कि पुतिन यूक्रेन से कितने डरे हुए हैं। तो वह सोवियत संघ के पूर्व राज्य किर्गिस्तान गए, और वह वहां इसलिए गए क्योंकि वह यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनके सभी पूर्व सोवियत सहयोगी रूस को उसके संकट के समय अकेला न छोड़ दें। दूसरे देश में होने के बावजूद वह यूक्रेनी दूतावास से डरते थे, पर पुतिन के लिए दुर्भाग्य से यूक्रेनी दूतावास वहीं था जहां वह ठहरे थे। सोचिए, रूस ने क्या किया कि क्या आपने यूक्रेनी दूतावास के सामने लगा बड़ा बिलबोर्ड देखा? दरअसल वह पुतिन की नजरों से यूक्रेनी झंडे को छुपाने के लिए लगाया गया था, क्योंकि उसमें ये बुरी आदत है कि यूक्रेनी झंडा देखकर अचानक रो पड़ता है। अब वह होर्डिंग उसकी यात्रा से पहले वहां नहीं थी, अब वह होर्डिंग वहां है। तो पुतिन के नजरिए से देखिए कैसा लगता है। यह बोर्ड यूक्रेनी दूतावास में झंडा छुपाने के लिए बनाया गया है। अब मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग इस बात पर हंस सकते हैं कि पुतिन यूक्रेनी झंडे को देखने से इतने डरते हैं, लेकिन याद रहे, ये एक स्थिति है और हमें विकलांगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दुर्भाग्य से लुदो व्लादिमीर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूक्रेनी सवालों से नहीं बच सके और उनसे पूछा गया कि रूस युद्ध कब रोकेगा। व्लादिमीर के अनुसार वह एक बार इसे रोक देगा। यूक्रेन उस क्षेत्र को छोड़ दे जिसे वह कब्जा किए हुए है, और मुझे नहीं पता कि वह कब्जा करने से क्या मतलब रखते हैं, क्योंकि यूक्रेन 1991 से उस क्षेत्र पर नियंत्रण में है। रूस वास्तव में कभी डोनबास पर कब्जा करने में सफल नहीं हुआ, और अब वह दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन ही है जो रूसी क्षेत्र पर कब्जा किए हुए है। सुनिए। दुनिया सोच रही है, क्या व्लादिमीर पुतिन युद्ध समाप्त करने के लिए तैयार हैं? शांति योजना के समर्थन पर अमेरिका यूक्रेन चर्चा में है। कोई संकेत नहीं है कि वह जल्दी में है। हम सहमत हैं कि इससे भविष्य के समझौतों का आधार बनाया जा सकता है। किसी योजना के अंतिम संस्करणों पर बात करना अभी असभ्य होगा, क्योंकि कोई अंतिम संस्करण नहीं है। यह स्पष्ट है कि हमें बैठकर कुछ ठोस मुद्दों पर चर्चा करनी होगी। हर चीज को राजनयिक भाषा में लिखा जाना चाहिए। क्रेमलिन की अपनी मुख्य क्षेत्रीय मांग पर कोई समझौता नहीं है, लेकिन यूक्रेन बस डोनबास के उन हिस्सों को रूस को सौंप दे जिन्हें अब तक रूसी सेना कब्जा नहीं कर पाई है। श्री पुतिन ने कहा, अगर यूक्रेन वे क्षेत्र छोड़ दे तो दुश्मनी खत्म हो जाएगी। अगर वे ऐसा नहीं करते तो हम ताकत के बल पर ऐसा करेंगे। पुतिन के अनुसार अगर यूक्रेन रूस को जरूरी क्षेत्र नहीं देता तो रूसी सेना जबरन कब्जा करेगी। मुझे यकीन है सब कुछ योजना के अनुसार होगा। आखिरकार यह तो 3 दिन का विशेष सैन्य अभियान है, और 3 दिन का सैन्य अभियान अभी भी चल रहा है, क्योंकि यह बहुत ही सफल रहा है। अब इसे क्यों रोका जाए? पुतिन के अनुसार वह अपनी चाही गई सारी जमीन के लिए लड़ने को तैयार हैं, चाहे इसका मतलब यह हो कि उन्हें आखिरी यूक्रेनी तक लड़ना पड़े। मुझे नहीं पता रूसी सेना सहमत है या नहीं,
पर फर्क नहीं पड़ता, उनकी राय मायने नहीं रखती। मैं सभी को 28 अक्टूबर की याद दिलाना चाहता हूं। तो लगभग 1 महीने पहले, 1 महीने से ज्यादा नहीं, पुतिन ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि रूसी सेना ने कुपियांस्क और प्रोक्रोव्स्क को घेर लिया है। शहर जल्द ही रूसी नियंत्रण में आ जाना था। खैर, आज 29 नवंबर है और रूस ने अभी भी उस शहर पर कब्जा नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि रूसी समय सारणी हमारी समय सारणी से अलग है या नहीं। शायद पुतिन कुछ और ही मतलब रखते हैं जब वो कहते हैं कि शहर जल्द ही रूसी होना चाहिए, लेकिन शहर अभी भी रूसी नियंत्रण में नहीं है। लेकिन देखिए, रूसी प्रचारकों के लिए यह मायने नहीं रखता कि युद्ध के मैदान पर क्या हो रहा है। उन्हें सिर्फ इस बात की परवाह है कि पुतिन क्या कह रहे हैं। अब पुतिन कह रहे हैं कि वो जल्द यूक्रेन पर कब्जा करेंगे और फिर से नई समय सीमा दे रहे हैं। यूके में रहने वाले एक प्रचारक के अनुसार मुझे लगता है कि क्रिसमस तक रूसी यूक्रेन की राजधानी कीव में होंगे। सुनिए। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये सब कब तक चलता है, लेकिन जिस रफ्तार से वे आगे बढ़ रहे हैं टेरेंस, वो जीत की शांति जिसमें अब रूसी सशस्त्र बल शामिल हैं। खैर, वे क्रिसमस तक कीव में हो सकते हैं और निश्चित रूप से ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस तक। अब मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, मुझे यकीन नहीं है कि हम सुरक्षित रूप से यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वे ऐसा नहीं करेंगे। जो लोग नहीं जानते, ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस 7 जनवरी को होता है। जब मैंने पहली बार सुना तो लगा यह समय सारणी महत्वाकांक्षी है, लेकिन मेरी रूसी अच्छी नहीं है, इसलिए शायद यह कोई रूसी चीज है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं रूस को ज्यादा कवर कर रहा हूँ, मैं समझने लगा हूँ कि वे क्या कहना चाहते हैं। अब अगर आप ध्यान से सुने तो उन्होंने ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस कहा, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि जो आने वाला है वही। उन्होंने कभी साल नहीं बताया। तो शायद इसका मतलब है कि किसी आने वाले साल में, जरूरी नहीं कि 2026 में ही हो, क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो पुतिन खुद ने कहा था कि वो 3 दिन में कीव में होंगे। जब हम रूसी सीख रहे हैं तो पता चला 3 दिन का मतलब रूसी और अंग्रेजी में अलग है। शायद यही मामला है। ये सबूत है कि सभी रूसी कह रहे थे कि वे कीव कब्जा करेंगे। ध्यान दें, ये क्लिप्स 2022 की हैं। सुनिए। कुछ दिन बचे हैं। जैसा आप जानते हैं, टैंक कीव की तरफ बढ़ रहे हैं। टैंक पहले ही कीव में पहुंच चुके हैं। कीव के पास 3 तारीख अधिकतम, 5 तारीख 8 मार्च। भौहें ऊपर करो और यूक्रेन समझ जाएगा सब कुछ। चलो कीव। यह युद्ध कुछ समय से चल रहा है, लेकिन हमने अभी तक नहीं देखा कीव इतनी जल्दी ले लिया जाएगा। 1-5-3 दिन। जैसा कि आप जानते हैं, पुतिन ने कहा था कि वह 3 दिनों में कीव में होंगे और वह अपना वादा निभाएंगे। लीडो व्लादिमीर अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता, इसीलिए जब वह कुछ भी वादा करते हैं तो उसे गंभीरता से लेना जरूरी है। हाल ही में उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि रूस का यूरोप पर हमला करने का इरादा नहीं है और वह इस बात से हैरान है कि कुछ यूरोपीय देश युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, जबकि रूस तो यूरोप से टकराना भी नहीं चाहता। सुनिए। हमें इसे राजनयिक भाषा में अनुवाद करना होगा। एक बात कहना है कि रूस ये कह रहा है कि वह यूरोप पर हमला नहीं करेगा। ये मजाकिया है, क्योंकि हमने कभी यूरोप पर हमला नहीं चाहा। चलिए इसे लिखित में दे देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हथियारों से खास तौर पर कोई हैरानी नहीं होती। मुझे नहीं पता, शायद बदमाश हैं। वे अपनी आबादी को बता रहे हैं कि रूस यूरोप पर हमला करने जा रहा है और हमें अपनी रक्षा मजबूत करनी होगी। मुझे नहीं पता कि वे सैन्य उद्योग के हितों की सेवा करते हैं या शायद वे अपने राजनीतिक रेटिंग को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यह कहना मुश्किल है, लेकिन अब चलिए भूलते नहीं हैं, यह वही पुतिन है जिन्होंने वादा किया था कि वह 2 कार्यकाल से अधिक सेवा करने के लिए रूसी संविधान में बदलाव नहीं करेंगे। और सोचिए क्या, हमारे पास यह लिखित रूप में भी है। यह एक किताब है जिसे पुतिन ने खुद 2000 में जारी किया था। येल्त्सिन से सत्ता संभालने के तुरंत बाद उन्हें चुनाव लड़ना था और इस किताब में वह वादा करते हैं कि अरे, वह अगला जस्सार नहीं बनना चाहते, लेकिन 26 साल बाद भी वह अभी भी सत्ता में हैं।
तो मेरा अंदाजा है कि वह वादा रूसी भाषा में कुछ और ही मतलब रखता था। अब उन्होंने क्रीमिया न जाने और यूक्रेन पर कब्जा न करने का वादा किया था, लेकिन ये वादे निभाए नहीं गए। यह उनकी गलती नहीं है दोस्तों, हम बस उस रूसी भाषा को नहीं समझते जो वह बोल रहे हैं, तो हमें ही दोष लेना चाहिए। अब इस किताब के बारे में बात करते हुए, वैसे हमारी एक वीडियो कुछ ही दिनों में आने वाली है जिसमें हम इस किताब का विश्लेषण करेंगे। इस किताब में वह अपने शुरुआती केजीबी एजेंट दिनों का भी जिक्र करते हैं। एक काम था पूर्वी जर्मनी में दूसरों की बातें छुपकर सुनना, लेकिन अब व्लादिमीर पुतिन बदल चुके हैं और अब वह सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि जो भी दूसरों की बातचीत छुपकर सुनता है उसे जेल जाना चाहिए। सुनिए। जहां तक सवाल है लीक्स का, जैसा कहते हैं, हो सकता है नकली हो सकता है या एक सुन ली गई बातचीत जो एक आपराधिक कृत्य है रूस में, वैसे सिर्फ चुपके से सुन नहीं सकते। मुझे लगता है जो लोग चुपके से सुन रहे हैं जरूर उनकी निगरानी कर रहे हैं अपने खुद के मामलों। बेहतर अगर आप किसी पर जासूसी करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको वो भी कौशल के साथ करना चाहिए। मुझे लीक की प्रकृति स्पष्ट नहीं है। धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि मेरा दिन बहुत व्यस्त है। एंकरेज से पहले मेरी मिस्टर विटकोव से मीटिंग थी, फिर मैं अलास्का गया। पक्का रहे बातचीत। एंड हम बातचीत की थी, किसी भी तरह से बात नहीं बनी। कुल मिलाकर हमारी आपस में समझ थी। मुझे मिला ऐसा लगा कि हम समझ गए हम कहां खड़े हैं और हमें क्या करना चाहिए, युद्ध को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। और हम राष्ट्रपति ट्रंप और मैं गए, अपने अपने राजधानियों में वापस गए, क्योंकि हमें सोचना और सलाह करनी थी मित्र के साथ, हमारे मंत्रालयों, हमारे सहयोगियों के साथ जारी रही। एंड उसके बाद हम सहमत हुए को जारी रखने के लिए बातचीत। पावरोव और रूबियो न्यूयॉर्क में असेंबली बैठक में मिले और उन्होंने एक बातचीत की है। मैं नहीं कह सकता कि वहां टकराव था रूस और अमेरिका के बीच। और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रतिबंधों की घोषणा की के खिलाफ, हमारी 2 प्रमुख तेल कंपनियों के खिलाफ। वो कहां से आया? मुझे लगता है कि वो सही दिशा में सोच रहा है। अगर वो थोड़ा और सोचे तो उसे पता चल जाएगा कि ये सब कौन लीक कर रहा है। याद रखिए, ये पुतिन ही था जिसने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपनी मुलाकात बिगड़ने के बाद लावरोव को दोषी ठहराना शुरू किया था। तभी कुछ लीक हो गया। लावरोव फिर तस्वीर में आया और उसने किरिल दिमित्रियेव को दोषी ठहराया। मुझे लगता है कि अगर पुतिन ध्यान दें तो असली रूसी कानून तोड़ने वाले का पता लगा सकते हैं। और शायद उसे लावरोव को सीधे गुलाग भेज देना चाहिए। जैसा कि आप में से कई जानते हैं, रूस पिछले कुछ महीनों से यूक्रेनी नागरिकों पर लगातार हमला कर रहा है। हर रात रूसी ड्रोन और मिसाइलें यूक्रेनी शहरों में घुसती हैं और अपार्टमेंट्स, मॉल्स, यहाँ तक कि स्कूलों को भी निशाना बनाती हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर क्लिप में देख सकते हैं, करीब 10 दिन पहले 19 नवंबर को रूस ने यूक्रेन के शहर चेर्नोपोल में कुछ अपार्टमेंट बिल्डिंग्स पर हमला किया और वहां रूसी हमले की वजह से 6 बच्चों की मौत हो गई। अब उनमें से एक बच्चा सिर्फ 1.5 साल का था, जैसा कि आप क्लिप में देख सकते हैं। यह रूस की रणनीति है ताकि यूक्रेनी समाज पर दबाव डालकर उनकी लड़ने की इच्छा खत्म की जा सके। इसी कारण रूस यूक्रेन के स्कूलों को निशाना बना रहा है। हाल ही में हमने दिखाया था कि उन्होंने ड्रोन से यूक्रेनी किंडर गार्टन पर हमला किया जब लोग अंदर थे। इसीलिए हमने यूनाइटेड 24 के साथ साझेदारी की है और हम अपनी खुद की मुहिम शुरू कर रहे हैं ताकि यूक्रेनी बच्चों की मदद के लिए जो भी थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं वो करें। यह मुहिम यूक्रेनी स्कूलों में सुरक्षित पढ़ाई पर केंद्रित है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का इस्तेमाल करके दान देकर मदद कर सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया पैसा यूक्रेन भर के छात्रों को इस युद्ध के दौरान अवसर उपलब्ध कराने में लगाया जाएगा। इसका मतलब है स्कूलों के लिए आधुनिक बम शेल्टर और पावर जनरेटर, ताकि रूस के ऊर्जा ढांचे पर हमले के बावजूद पढ़ाई जारी रह सके। और वह सब कुछ जो हमले के समय शिक्षा प्रक्रिया को बिना किसी बाधा के जारी रखने के लिए जरूरी हो सकता है। बस याद रखिए, हर दान मायने रखता है, बड़ा या छोटा कोई फर्क नहीं, यह बदलाव लाता है।
तो आप विवरण में दिए गए लिंक का उपयोग करके या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके दान कर सकते हैं। जितना भी हो सके, जो भी हो सके, दान करें। अगर आप दान नहीं कर सकते तो भी ठीक है। आप इस वीडियो के साथ जुड़कर लाइक बटन दबाकर या कोई टिप्पणी करके भी इस अभियान का समर्थन कर सकते हैं। YouTube को पता चलता है कि वीडियो और लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जिससे हम अधिक दान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम सैम है। अगली वीडियो में मिलते हैं।